फिरोज तुगलक, जिसमें हमने जो पूर्व के 2 वीडियो हैं उसमें हमने जो पहला वीडियो था उसमें उसके राज्यारोहण, उसके राजत्व का सिद्धांत और वजीर की शक्ति का विकास उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने उसकी राजस्व व्यवस्था के गुण और दोष जो उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। सिंचाई को प्रोत्साहन, कि कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाने के सिंचाई के साधन जो है उनका विकास करना फिरोज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और लाभदायक देन मानी जाती है। और उसकी आज्ञा से माना जाता है कि लगभग 5 बड़ी नहरें जो उनको खोदा गया। सबसे इंपॉर्टेंट नहर जो थी वो यमुना नदी से हिसार वाली थी, जो कि लगभग 150 मील लंबी थी। दूसरी नहर जो 96 मील लंबी थी, सतलज से घग्गर तक जाती थी। तीसरी नहर मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई थी। चौथी घग्गर से नव स्थापित नगर फिरोजाबाद और 5वीं यमुना से फिरोजाबाद तक पहुंचती थी। तो इस प्रकार से उसने 5 बड़ी नहरें जो उनका निर्माण किया था, जिससे सिंचाई व्यवस्था जो उसको प्रोत्साहन मिल सके। और सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने अन्य नदियों पर 50 बांध भी बनवाए तथा तालाबों का निर्माण भी करवाया। सिंचाई तथा यात्रियों की सुविधा के लिए 160 कुएं भी खुदवाए और इन नहरों के परिणामस्वरूप सैकड़ों वर्ग मील क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। नहरों के आसपास नई बस्तियां कायम की गई और नहरी क्षेत्रों में सुल्तान ने किसानों को गेहूं, गन्ना, मसूर आदि उत्तम फसलें जो उनको बोने और फलों के पेड़ लगाने का अनुरोध किया था, ताकि उनकी आय जो है वो भी बहुत अच्छी हो सके। इसके अलावा उसके द्वारा किए गए सार्वजनिक निर्माण कार्य, कहा जाता है कि यदि हम फरिश्ता जो उसका विश्वास करें तो फिरोज को सार्वजनिक उपयोगिता के भवन बनवाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, अर्थात उसने बहुत ज्यादा बनवाए थे। और उसने अपने शासनकाल में उसने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल और 100 सराय, इसके साथ ही 300 नगर, 100 अस्पताल और 5 मकबरे और 100 सार्वजनिक स्नानघर और 15 पुल जो है उनका निर्माण करवाया था। फरिश्ता के आंकड़े कहा जाता है कि पूरी तरह से सही नहीं मान सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि उसने बहुत सारे सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए थे। उसने फिरोजाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगर जो उनकी भी स्थापना की थी। और इसी प्रकार से उसने कुछ अन्य सार्वजनिक भवन जो उनका भी निर्माण करवाया था। और फिरोज ने अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा बनाए गए भवन जो थे उनकी भी उसने फिर से मरम्मत करवाई थी। और उसे प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा में भी रुचि थी। वह अशोक के 2 स्तंभ जो थे उनको उठाकर दिल्ली ले गया था, एक खिजराबाद गांव से और दूसरा मेरठ से। तो इस प्रकार से उसने ये सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए थे। अगला बिंदु आता है न्याय तथा परोपकारिता के कार्य, कि फिरोज की न्याय व्यवस्था इस्लाम के कानून पर पूरी तरह से आधारित थी। न्याय तथा धर्म विभाग के सभी पद उलेमा वर्ग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए और पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा छीने गए उनके विशेष अधिकारों को फिर से बहाल किया गया। मुसलमानों के लिए कठोर दंड विधान के स्थान पर उदार दंड विधान बनाया गया, जबकि हिंदुओं के लिए पहले का कठोर दंड विधान जारी रखा गया। और राजधानी में मुख्य काजी को नियुक्त किया गया तथा उसकी अधीनता में प्रांतीय राजधानियों तथा प्रमुख नगरों में सहायक काजियों को भी नियुक्त किया गया। और सच्चाई जानने के लिए अपराधियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं को सुल्तान ने बंद करवा दिया। फिरोज को परोपकारिता के कार्यों में काफी इंटरेस्ट था। उसने बेकार मुसलमानों के लिए एक रोजगार या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोला और उसके संचालन के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त किया। और इस दफ्तर में बेकार यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो थे उनके पूरा रिकॉर्ड यानी कि उनका नाम वगैरह जो पूरा उसमें रजिस्टर्ड किया जाता था और उन्हें उनकी जो योग्यता होती थी उसके अनुसार काम देने में मदद की दी जाती थी। और फिरोज ने एक दानशाला यानी कि दीवाने खैरात जो वो भी खोल रखी थी, जिसके द्वारा निर्धन और असहाय मुसलमानों की वयस्क पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाती थी। और इसके माध्यम से मुस्लिम विधवाओं और अन्य अनाथ बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। और फिरोज ने दिल्ली में एक विशाल चिकित्सालय कायम किया, जिसमें रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ भोजन भी दिया जाता था। और सुल्तान की तरफ से दूरस्थ स्थानों तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की आर्थिक सहायता की प्रदान किया जाता था।
इसके अलावा शिक्षा और साहित्य में भी उसको बहुत रुचि थी। उसने अनेक पाठशालाओं, विद्यालयों और मठ जो उनकी स्थापना की, उनमें विद्वान लोगों को नियुक्त किया गया और शिक्षण संस्थाओं को सरकार की तरफ से नियमित अनुदान देने का प्रबंध किया गया तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था की गई। शिक्षकों को उचित धर्मस्व प्रदान किए गए और फिरोज ने विद्वानों तथा साहित्यकारों को भी संरक्षण प्रदान किया गया। और सुल्तान को इतिहास में विशेष रुचि थी। बर्नी और शम्से सिराज अफीफ दोनों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ उसी के संरक्षण में लिखे थे और फिरोज ने भारतीय दर्शन तथा नक्षत्र ज्ञान से संबंधित कुछ अन्य संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया, जिनमें से एक का नाम दलाइल फिरोजशाही रखा। और फिरोज स्वयं भी अच्छा लेखक था और अपना आत्मचरित्र फतुहाते फिरोजशाही स्वयं ने लिखा था। और फिरोज की रुचि तथा राज के संरक्षण से फारसी भाषा के साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला और इस्लामिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो थे, कानून आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, परंतु इस युग के अधिकांश लेखकों की दृष्टि जो थी संकीर्ण या धर्मांधता से दूषित बताई जाती। अगली बात आती दास प्रथा कि फिरोज तुगलक जो था उसको दास रखने का बहुत बड़ा शौक था और उसने बहुत बड़ी संख्या में अपने दरबार में दास रख रखे थे। इसलिए उसके शासनकाल में दास प्रथा जो उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। फिरोज ने अपने प्रांतीय अधिकारियों को उनके पास दास भिजवाने का स्थायी आदेश दे रखा था। परिणाम स्वरूप उसके निजी दासों की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई और इन दासों की देखभाल के लिए उसे एक अलग विभाग तथा अधिकारी जो उनको नियुक्त करना पड़ा। और 40,000 दास तो कहा जाता है कि शाही महल में सुल्तान की सेवा के लिए ही नियुक्त किए गए थे और शेष गुलामों को विभिन्न प्रांतों में नियुक्त किया गया और प्रांतीय अधिकारियों को उनकी शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और लालन पालन जो है उसका उचित प्रबंध करने के लिए भी कहा गया। फिरोज का ये शौक जो था वो सल्तनत को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था इन दास लोगों पर खर्च होता था और धीरे धीरे इन दासों ने शासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसीलिए बहुत से विद्वानों का ये भी मानना है कि दिल्ली सल्तनत के विघटन में इन दास प्रथा जो उसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता। अगली बात आती सेना कि सुल्तान फिरोज एक योग्य सेनानायक नहीं था, ये हम बहुत अच्छे से जानते। इसलिए वह सैन्य संगठन को सुधारने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। अलाउद्दीन ने एक स्थायी सेना कायम की थी, परंतु फिरोज के समय में फिर से सामंती ढांचे पर सेना का संगठन किया गया और स्थायी सेना को वेतन के बदले में जागीरें दे दी गई और बाकी के अनियमित सैनिकों को ही राजकोष से नकद वेतन मिलता था और सैनिक लोग अपनी जागीरों से लगान वसूली का काम पेशेवर ठेकेदारों को सौंप देते थे और इस प्रथा से बहुत भ्रष्टाचार फैला और सैनिक अनुशासन लड़खड़ा गया। और इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि सैनिकों ने बूढ़े हो यानी कि जो सैनिक जो थे उनके बूढ़े हो जाने अथवा किसी कारण से सैनिक सेवा के योग्य न रहने पर, जैसे किसी की हाथ पांव टूट जाता है या बीमार हो जाता है तो वो सैनिक सेवा के योग्य नहीं रहता, तो उसके स्थान पर उसका पुत्र, दामाद अथवा दास भी उसके स्थान पर सेवा दे सकता था। और इससे सैनिक सेवा जो थी वो भी क्या हो गई थी, वंशानुगत हो गई थी और योग्यता और शारीरिक क्षमता के सिद्धांत का महत्व या इंपॉर्टेंस जो जाती रही थी और स्थायी सेना के सैनिकों की संख्या काफी कम हो गई और सामंतों के सैनिक दस्तों की संख्या बढ़ती गई और सामंती सेना के सैनिकों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण न होकर सामंतों का नियंत्रण होता था। परिणाम स्वरूप फिरोज की सैनिक शक्ति काफी कमजोर पड़ गई और तुगलक वंश के पतन का एक ही कारण माना जाता है। अगली हम उसकी धार्मिक नीति अगले वीडियो